हम लोग बायो में क्लास कर रहे हैं पादप के बारे में। फाइनल करो, पूरा फाइनल करो। हम लोग पादप के बारे में क्लास कर रहे हैं। कल पादप में बहुत सारे प्रकार पढ़े थे कि पादप उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे, फिर दूसरा पढ़े थे कि बाह्य संरचना के आधार पे। ठीक है, अब पादप के आगे के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है पोषण विधि के आधार पे पादप कितने प्रकार के होते हैं। पोषण विधि के आधार पे पादपों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वपोषी एक परपोषी। सबसे पहले आता है पोषण क्या होता है। देखिए, पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। बोलते हैं, सिंपल में बोल सकते हैं, पोषण का मतलब है भोजन को ग्रहण करना। तो यहाँ पे जो पादप होते हैं ना, ये भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत ऐसे पादप हैं जो स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, स्वपोषी करते हैं। बहुत ऐसे पादप हैं इस पृथ्वी पे जो स्वयं भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, किसी दूसरे से प्राप्त कर पाते हैं। बहुत ऐसे पादप हैं जो स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं, बहुत ऐसे पादप हैं जो स्वयं भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो पोषण विधि के आधार पे पादप के प्रकार दो प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में वे पौधे आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसे मालूम है कौन से पादप आएंगे। इसमें आएंगे बहुकोशिकीय पादप आएंगे। इसमें बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है। बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है। स्वपोषी में बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है। ठीक है, जबकि परपोषी में एक कोशिकीय पादपों को रखा गया है। परपोषी में एक कोशिकीय पादपों को रखा गया है। अब देखिए, परपोषी में परपोषी को दो भागों में बांटा गया, एक मृतोपजीवी और दूसरा परजीवी बोलते हैं। मृतोपजीवी क्या होता है। मृतोपजीवी का मतलब होता है मृत और विघटित पदार्थों से भोजन ग्रहण करना। वे पादप जो मृत और विघटित हो गए हैं, मतलब सड़ गए हैं, गल गए हैं, उससे अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। पादप भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी पादप कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, मशरूम आते हैं और कवक आते हैं। मशरूम और कवक एक ऐसे पादप हैं जो मृत और विघटित पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। मृत और विघटित पदार्थों से ये अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ये मशरूम और कवक, इनको मृतोपजीवी में रखा गया। फिर इसके बाद आते हैं परजीवी। परजीवी में किसको रखा गया है, जीवित पदार्थों पर पोषण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। मतलब जीवित पदार्थ जो जीवित पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इसमें जीवित पदार्थों से जो भोजन को प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। इसमें विषाणु आएंगे, जीवाणु आएंगे, अमरबेल आएंगे, etc बहुत सारे आएंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। पोषण के आधार पे पादपों को दो भागों में बांटा गया, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। इसमें बहुकोशिकीय वाले पादप आएंगे। और परजीवी में यहाँ पे परपोषी में वे पादप, परपोषी में एक कोशिकीय पादप जो आते हैं, एक कोशिकीय पादप, इसमें नील हरित शैवाल को बोल सकते हैं। नील हरित शैवाल आते हैं, एक कोशिकीय में जीवाणु है, विषाणु है, ठीक है ना, इसको एक कोशिकीय बोलते हैं। तो एक कोशिकीय वाले पादप इसमें आएंगे परपोषी में। तो परपोषी को दो भागों में बांटा गया, एक मृतोपजीवी, एक परजीवी। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पदार्थों पे, दूसरे पादपों से भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसमें मृतोपजीवी में आएंगे मशरूम और कवक, ये भी पादप है, प्लांट है, ये भी पादप कहलाते हैं। और विषाणु, जीवाणु और अमरबेल, इसको परजीवी में रखा गया। पेड़ पौधों पे भी कभी कभी विषाणु और जीवाणु जो है पनपने लगते हैं। आगे एक चैप्टर आएगा जो विषाणु और जीवाणु के बारे में क्लास करना है पादप का, उसमें इसको विस्तृत रूप में आपको समझाया जाएगा। तो परपोषी एग्जाम में आएंगे तो बताएंगे परपोषी दो प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी और परजीवी बोलेंगे। मृतोपजीवी में मशरूम और कवक आएंगे, जबकि परजीवी में क्या आएंगे, जीवाणु और विषाणु आएंगे। ये था पोषण के आधार पे पादप के प्रकार। पोषण के आधार पादप के प्रकार दो, स्वपोषी, परपोषी। अब परपोषी जो है दो प्रकार के, मृतोपजीवी और परजीवी बोलेंगे।
इसके बाद आता है पौधों को उनके आवास के आधार पे, पौधों को उनके आवास, आवास का मतलब मालूम है घर होता है, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं ना जी, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है, अलग अलग घरों में सब कोई रहता है, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सबका अपना अपना आवास होता है। सेम उसी तरह से पौधों का भी अपना अपना आवास होता है, पौधों का भी अपना अपना एक रहने का एक जगह होता है, ठीक है। सभी पौधे एक ही जगह पे नहीं रह सकते हैं, इसलिए पौधों को क्या किया गया है, पौधों को उनकी बाह्य संरचना को देखते हुए, बाह्य संरचना को देखते हुए उनके आवास को 3 भागों में बांटा गया। पौधों को उनके बाह्य संरचना के, बाहर की संरचना को देखते हुए इनको 3 भागों में बांटा गया। एक आते हैं मरुद्भिद, एक आते हैं समुद्रभिद और तीसरा आते हैं जलोदभिद। देखिए मरुद्भिद यानी क्या गया समुद्रभिद, यानी क्या गया जलोदभिद। अब देखिए मरुद्भिद में क्या आता है, देखिए इसमें क्या आएंगे ना, इसमें मरुस्थल वाले पदार्थ आएंगे। मरुस्थल में आप मरुस्थल भी बोल सकते हैं, या वहां पे ऐसे जगह पे आएंगे जहां पे हल्के बालू की मात्राएं होती हैं। देखिए इसमें पत्तियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं और कांटेदार होती हैं। मरुद्भिद में जितने भी पादप पाए जाएंगे इनकी पत्तियां छोटी होंगी और कांटेदार होंगी। ये लंबी जड़ों वाली पाई जाती है, इनकी जड़ें जो होती है बहुत लंबी लंबी जड़ होती है इनकी। इनके जड़ें भूमि के अंदर गहराई तक होती हैं, जो इनकी जड़ें होती है जो लंबी लंबी होती है पूरे भूमि तक गहराई तक फैली होती हैं। शुष्क जलवायु क्षेत्र में ये जो होते हैं ना, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकांश ठंडे प्रदेशों में ये सब चीज पाया जाता है। जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ ज्यादा ठंडापन होता है, ठंडा जो जगह होता है, वहां पे ये पौधे पाए जाते हैं मरुद्भिद में। इसमें आएंगे बबूल के पेड़, कैक्टस के पेड़, बेर के पेड़, कनेर के पेड़, मदार के पेड़, कैजुराइना का पेड़ आएंगे, मतलब पादप आएंगे। तो पूछा जाएगा मरुद्भिद में क्या होता है, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं और कांटेदार होती हैं। पत्तियां छोटी और कांटेदार होती हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं, तो इनकी जड़ें लंबी लंबी होती हैं और बहुत गहराई तक होती हैं। ये शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूछा जाए कौन कौन से आएंगे इसमें, तो हम नाम देंगे बबूल, कैक्टस, बेर, कनेर, मंदार और कैजुराइना का पेड़ बोलेंगे। ये जो है इनकी पत्तियां छोटी होंगी, कांटेदार होंगी और इनकी जड़ें लंबी लंबी होंगी और ये शुष्क क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, समुद्रभिद क्या होता है। समुद्रभिद देखिए, समुद्रभिद का मतलब होता है सभी जगहों पे, इसको बोल सकते हैं सभी जगहों पे। सभी जगहों का मतलब ठंडे प्रदेश, मतलब ये नहीं कि इसको समुद्र में पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। ये समुद्रभिद जो है इसमें वैसे पादपों को रखा गया है जो स्थल भाग में गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, ये किसी तरह कहीं भी तापमान, उस तापमान में ये रह सकती हैं। ये किसी भी तापमान को सहन कर सकती हैं, लेकिन ये शुष्क प्रदेशों में अधिकांशतः पाई जाती हैं। शुष्क प्रदेशों में अधिकांशतः पाई जाती हैं, जबकि किसी भी मौसम में रह सकते हैं। इसमें इनकी जड़ें क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। इनकी जो जड़ होंगी पूर्ण रूप से पूरा विकसित होती हैं। तना दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब क्या होता है कि इनका तना बहुत कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। इनकी पत्तियां बड़ी और पतली होती हैं। इनकी पत्तियां जो है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और पतली पतली होती हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है, जामुन का पेड़ हो गया। ये आम का पेड़ देखिएगा, पत्ता क्या होता है, पत्ता जो होता है पतली पतली, पत्ता बहुत पतला पतला होता है और पतली होती है लेकिन बड़ी बड़ी होती है। आम का पेड़ जो होता है ना उसमें लंबी लंबी होती है। आम का जो पेड़ का पत्ता होता है वो लंबी लंबी होती है, पतली पतली होती है। नीम का भी पेड़ देखिए लंबा भी होता है, छोटी देखने में छोटा होता है बहुत, से नीम का पेड़ जो होता है उसके पत्ते लंबी होती हैं और पतला होती हैं। पीपल का पेड़ बड़ा होता है और पतला साइज का होता है। तो इसमें वही पौधे आएंगे, इसमें वही पादप आएंगे जो किसी भी मौसम में हम इसको रख सकते हैं, किसी भी मौसम में कहीं भी इसकी खेती कर सकते हैं और इनकी पत्तियां बड़ी और पतली होती हैं। इसके बाद है जलोदभिद क्या होता है। जलोदभिद का मतलब होता है जो जल के अंदर पाई जाती हैं। तो जल के अंदर, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, नहर के अंदर, इसमें वही पादप पाएंगे जो जल में पाई जाती हैं। अब जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नहर में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, कुआं में पानी पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। तो जहां पे ये सब चीज दिखाई देंगी उसको जलोदभिद बोलेंगे। इसमें कौन कौन से पाए जाएंगे, तो इसमें कमल के फूल हो गए, सिंघाड़ा हो गया, जल कुमुदुनी हो गया। ये इस प्रकार के पौधे क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां क्या होती हैं, ध्यान से सुनिए, इनकी पत्तियां कोमल
तना भी कोमल होते हैं, याद रखेंगे। इनकी पत्तियां कोमल और तना भी क्या होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का पौधों को उनके आवास के आधार पे। तो पौधों को सबसे पहले हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे, पौधों को सबसे पहले पहला पढ़े थे पौधे के प्रकार। पहला आता पौधा का उपस्थिति, पादपों का उपस्थिति के आधार पे, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हम लोग पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे, उसके बाद आया था पादपों का हम लोग पढ़े थे बाह्य संरचना के आधार पे, बाह्य संरचना के आधार पे पौधों को बांटा गया था। फिर अभी हम लोग क्या पढ़े, पादप को उनके पोषण के आधार पे, पोषण के आधार पे पढ़े, पोषण के आधार पे। फिर पादप को अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पादप को अभी हम लोगों ने पढ़ा उनके आवास के आधार पे, आवास के आधार पे। इस तरह पादपों को हम लोगों ने 4 प्रकार से अलग अलग प्रकारों से इसको बांटा है और इसको समझा है। पहला आया पादप को उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे, फिर पादप को बाह्य संरचना के आधार पे, पादप को पोषण के आधार पे, पादप को उनके आवास के आधार पे इसको बांटा गया है। तो ये है पादपों के प्रकार। उपस्थिति में क्या पढ़े थे, तो उपस्थिति में आता कि इसमें पुष्पीय पादप आए थे और इसमें अपुष्पीय पादप आए थे। पुष्पीय पादपों में क्या होता है कि इसमें फूल पाए जाते हैं, फूल और फल पाए जाते हैं। लेकिन अनुपस्थिति वाले में क्या पढ़े थे, इसमें फूल फल नहीं पाए जाते हैं। बाह्य संरचना में क्या देखे थे, तो बाह्य संरचना में 3 प्रकार के पौधे आए थे, शाक आए थे, झाड़ी आए थे और वृक्ष आए थे। शाक के क्या बताया गया था, तना जो होता है कोमल होता है और वृक्ष और झाड़ी का क्या होता है, सख्त होता है, वृक्ष के कठोर होते हैं। इसके बारे में समझते हैं। फिर पादपों को पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, स्वपोषी और परपोषी। तो परपोषी को 2 भागों में बांटा गया, मृतोपजीवी और परजीवी के रूप में बांटा गया। फिर आया पादपों को, तो पादप को उनके आवास के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। एक पर मरुद्भिद पढ़ते, एक समुद्रभिद पढ़ते, दूसरा रहता है, तीसरा जलोद्भिद पढ़ते हैं। तो ये पादप के प्रकार हो गए। इसी प्रकार को आगे अलग अलग लेसन में क्या किया गया, अलग अलग लेसन में बांटा गया। ये यहीं पे समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत कुछ इसके अंदर है। तभी हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा, पादपों के वर्गीकरण किया, पादपों का वर्गीकरण किया कि प्लांट का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया कि किस तरह के पादप कहाँ कैसे पाए जाते हैं, सबके अंदर गुण क्या होते हैं, तना कैसा है, पत्ती कैसा है, किसमें फल आते हैं, किसमें फूल आते हैं, कौन झील में, कौन समुद्र में, कहाँ कहाँ कौन पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास किया। चलिए स्टॉप करते हैं, नोट कीजिए इसको।